मेरे अपनी शाख पे जिस पे मैं उधर भी झगड़े होते हैं, इस आपको पता है। लेकिन हुकूमत का काम है कि वो इंसाफ के साथ उस पर फैसला करे। इवन अंग्रेज़ों ने जब अपर राइपेरियन ने स्कीम्स बनानी चाहिए तो लोअर राइपेरियन के एतराज़ पे अंग्रेज़ों ने स्कीम्स, जब अंग्रेज़ हुकूमत करता था इस मुल्क पे, इस खित्ते में, उन्होंने नहीं अलाउ किया था। तो प्राइम मिनिस्टर साहब इंसाफ से काम करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। इसलिए कि मैं ये कहूँगा ना कि उन्हें पता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसके सबको पता है। मतलब काफ़ी बातें होती है, लेकिन हमारा बजट भी आ रहा है, इसमें ज़ाहिर है वफाक से ना पहले भी मिल पाए, नेक्स्ट दौर के जो हम कहते रहे 10 दफ़ा कहते रहे नहरी मसले पे, तो वो भी एक इशू स्टिल अपनी जगह पर। दूसरी बात, ये जो मनसूबा है ज़ाहिर वफाक का तो है, लेकिन ये मनसूबा एक रियासत से पाकिस्तान ने शुरू किया है, तो असल बात हम मेरे ख्याल से वफाकी हुकूमत के साथ साथ। मैं जवाब दे देता हूँ। आप क्यों इतना गोल घुमा घुमा के क्यों कर रहे हैं यार? मैं सीधा जवाब देता हूँ, आपको पहले भी दिया है। सबसे पहले आपने एनएफसी की बात की। एनएफसी के ऊपर मैंने कई बार और प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग्स में भी कहा है, और कल मुझे एक ख़त मिला जो 19 अप्रैल को है ना, ये पुराना 19 अप्रैल को एक ख़त फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर जो हेड करते हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन को, उन्होंने ख़त भेजा है। 1 साल और कितने 2 महीने हो गए तकरीबन हुकूमत को आए हुए, यानी 14 महीने बाद ख़त भेजा है कि सिंध अपना नुमाइंदा, इसलिए एनएफसी के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर मेंबर होता है और एक प्राइवेट मेंबर नॉमिनेट करती है सूबाई हुकूमत, वो मेंबर होता है। तो आप अपना नुमाइंदा नॉमिनेट करें 14 महीने बाद। कल मैं आपको ये खुशखबरी देता हूँ कि ये ख़त आया है मेरे पास, कल मुझे मिला है, और इंशाल्लाह आज तक या लेटेस्ट कल तक हम अपने नुमाइंदे सलाह मशवरे के बाद हम अपना नुमाइंदा उसमें इंशाल्लाह दे देंगे, ताकि तो ये सीरियसनेस और मैं इस पर हम एतराज़ करते रहें। दूसरा मैंने आपको कहा, देखें फूड सिक्योरिटी का इशू है मुल्क में। हम काश्तकारों के बहुत इशूज़ है। इस साल जो गंदम के साथ हो रहा है, पिछले साल हुआ, इस साल दोबारा हो रहा है। हम सब उससे मैंने कल टेलीविज़न पे एक पंजाब के फार्मर्स एसोसिएशन की, कोई मैं नाम भूल गया हूँ, एक बुज़ुर्ग शख्स थे जो इंटरव्यू दे रहे थे, और वो बहुत, ये पंजाब की बात कर रहा हूँ, वो बहुत नाराज़ थे कि जी पिछले साल हमने तो गंदम ख़रीदी थी, हमारे पास अभी तक 13 लाख टन गंदम पड़ी हुई है सिंध हुकूमत के पास, जो हमने कर्ज़ लेके ख़रीदी थी पिछले साल। पंजाब हुकूमत ने पिछले साल भी नहीं ख़रीदी, इस साल भी नहीं ख़रीदी। स्कीमें अनाउंस कर रही है जिनका मेरा ख्याल है, खैर वो मैं नहीं कहूँगा, अच्छी बात है वो स्कीमें अनाउंस कर रही है। इस वक्त फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है। वहाँ वो मैं जो कह रहा था कि उस बुज़ुर्ग शख्स ने, जो फार्मर थे, ज़रूर कुछ नाम नहीं मुझे याद है, उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत समझती है कि अगले साल फार्मर्स कोई गंदम काश्त करेंगे तो उनकी भूल है। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खपत के लिए गंदम काश्त करेंगे, नहीं तो हम किसी और फसल पे चले जाएंगे अगर मुझे इतना नुकसान होगा। तो ये आंखें सबको खोलनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में हमने करना क्या चाहिए, मैं इसका हल भी बताता हूँ। मैं ऐसी बात नहीं कि सिर्फ एक चीज़ कह के बात। इस वक्त गंदम में हमारी पाकिस्तान की एवरेज जो प्रोडक्शन है वो 30 मन फी एकड़ है। ये आप देख लेंगे, हिंदुस्तान जो बराबर का मुल्क है उसमें 45 से 50 मन फी एकड़ है। चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, इस वक्त दुनिया को लीड कर रहा है, 60 से 65 मन फी एकड़ है। वो पानी भी कम इस्तेमाल करते हैं इसलिए कि वो ज़्यादा एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर करते हैं। अगर हम 30 मन से 50 नहीं जो इंडिया कर रहा है, बीच में आ जाते हैं, 40 मन कर लें अगले 1-2 साल में मेहनत करके, ऐसे नहीं होगा। हमने नए सीड्स देखने होंगे, हमने अपनी प्रैक्टिस बेहतर करनी होगी, लेज़र लेवलिंग करनी होगी ताकि पानी की खपत, पानी पूरी तरीके से जाए। 30 से 40 कर लें तो ये 30% इजाफा है। 30% इजाफे का मतलब है आपने 30% एडिशनल ज़मीन आबाद कर ली, तो आपका तो मसला हल हो गया। इसी तरीके से कॉटन आ जाए, दूसरा आपका जो मेन स्टेपल क्रॉप है। आज से 20 साल पहले हम 14 मिलियन बेल कॉटन की करते थे आबाद। हमारे साथ वाले मुल्क, मुझे नंबर इस वक्त याद नहीं है, वो अपनी प्रोडक्शन 3 गुना कर चुके हैं, ज़मीन ज़्यादा आबाद करके नहीं, वो कर चुके हैं अपनी प्रोडक्शन बेहतर करके, पर एकड़ यील्ड बेहतर करके। हम 14 मिलियन से 6-7 मिलियन पे आ गए। इस पे काम करें ना, क्या हुआ है हमें? इन चीज़ों पे हम काम करें कि किस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज
माहौलियाती तब्दीली की वजह से जो टाइमिंग चेंज हो रही है, इस पे आए, सब साथ मिलकर काम करें। जहाँ तक रेगिस्तान को आबाद करने की बात है, बहुत बातें करते हैं लोग, कहते हैं हिंदुस्तान ने इंदिरा कनाल कर दिया। मैं आप सबसे कहता हूँ, इंटरनेट है, सब पता चल जाता है। आप सिर्फ वो होती है ना ये जो चैट जीपीटी, उसमें लिख लें कि व्हाट हैज़ बीन द फाइनेंशियल या इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इंदिरा कनाल जो उन्होंने बनाया इन इंडिया, वो आपको पूरा कीजिए। हाँ, हुआ तो है, ज़मीन भी ज़्यादा आबादी होगी तो सही ना, पानी ले जाएंगे, लेकिन फाइनेंशियली लॉस है। हाँ, सोशल सेक्टर में हुआ है, वहाँ पे भी ज़मींदारों को, लोगों को तकलीफ हुई है, इसलिए अपर राइपेरियन को मिल जाता है, लोअर राइपेरियन को मिलता है। हम इस टाइप की चीज़ें करते क्यों हैं? पानी का जहाँ तक मसला है, 1945 में उस वक्त सिंध पंजाब एग्रीमेंट जो हुई थी, सिंध पंजाब अपर लोअर राइपेरियन, ये सिंपल बात है, जो एग्रीमेंट हुई थी उसके अंदर जितना पानी इंडस में था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। 1945 के सिंध पंजाब एग्रीमेंट के अंदर सक्कर बराज का तो जिक्र है, इसलिए कि वो बनी हुई थी 45 में, 1932 में बन गई थी। गुलाम मोहम्मद यानी कोठरी बराज बनी नहीं थी, लेकिन उसका भी जिक्र है उसमें, इसलिए कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पानी। इसी तरीके से गुड्डू बराज बनी नहीं थी, उसकी भी एलोकेशन है, इसलिए उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पानी। इसी तरीके से पंजाब की बहुत सारी नहरें हैं जो उन्होंने कहा था कि जी जितना पानी मौजूद है ये सब काम हो सकता है, और उन्होंने एलोकेट कर दिया। मज़ीद एरिया को कास्ट करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी इरिगेशन प्रैक्टिसेस बेहतर करनी होंगी। आपने ये डेमोन्स्ट्रेट करना होगा कि आपके पास पानी मौजूद है। इस वक्त आपके पास पानी मौजूद नहीं है एडिशनल नहरों के लिए, बहुत सिंपल बात है। जिसको चाहें हम बता दें, तो आपने जो बात की ना फलाना यार, सबको ये हम मतलब ये खुलेआम कह रहा हूँ, इसके बावजूद वो नहीं कर रहे। अच्छा, काम तो नहीं कर रहे हैं ना, हाँ वापस नहीं लिया अभी तक, इंशाल्लाह वापस भी लेंगे। ठीक है जी, आखिरी सवाल कर लें, बहुत हो गया। मैं इधर आया था पोप फ्रांसिस के नॉलेज के लिए। कार्डिनल साहब से भी है कि एक तो सर कराची में इंटर के एग्जाम हो रहे हैं, होने वाले हैं, लेकिन चेयरमैन अब तक नहीं तैनात हो सकता। क्या इंटर के इम्तहानात हो रहे हैं, लेकिन इसको लेट हो गए क्योंकि ग्रेस मार्क्स वाला मामला भी है, वो भी हल नहीं। मैं आपको जवाब देता हूँ। और सर दूसरा कार्डिनल साहब से सवाल है कि मस्जिद गाजी को पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर आप क्या पैगाम देंगे? मैं सबसे पहले वो बता देता हूँ आपको, इसलिए कि ज़रूरी बात है। देखें, हमने थ्रू अ कम्पिटिटिव प्रोसेस, एक सर्च कमेटी के थ्रू चेयरपर्सन्स जो थे बोर्ड्स के वो किए, और जो टॉप रैंक्ड बंदा था उसमें एक रिटायर्ड 22 ग्रेड का अफसर, 22 ग्रेड तक जाने के लिए ज़रूर, और फेडरल सर्विसेज का अफसर जो कई इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे रह चुका था, उसने ऑप्ट किया, उसने अप्लाई किया, और उसको मेरिट पे, इसलिए कि मेरिट में इससे ज़्यादा क्या हो सकती है, सेलेक्ट किया गया। अनफॉर्चुनेटली उससे पूछा भी गया था जब वो इंटरव्यू पे भी आया, लेकिन उसके बाद उसने मना कर दिया कि मैं नहीं ज्वाइन करना चाहता। तो ये एक हमारे लिए तकलीफ हुई। हम इस पे देख रहे हैं कोई फ़िलहाल स्टैंड बाय अरेंजमेंट करें, लेकिन सिंसेरिटी हुकूमत सिंध की, इससे आप जाहिर कर सकते हैं कि एक सर्च कमेटी में, और ये मैं बिल्कुल कहता हूँ कि कोई बता दे जो भी हमने किया था, सब मेरिट के अंदर हमने चेयरपर्सन, इसलिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट हो गया कि उसने ज्वाइन नहीं किया, और हम कोई मेकशिफ्ट अरेंजमेंट उसके करने के लिए जा रहे हैं ताकि लोगों को, स्टूडेंट्स को कोई तकलीफ ना हो। खत्म हो गया। कार्डिनल से सवाल किए, कार्डिनल साहब सवाल किए, कार्डिनल मैसेज टू दी क्रिश्चियन कम्युनिटी। बल किसी की भी वफात, हाँ वो लीडर हो, आम शख्स हो, वो मर जाना तो नॉर्मल चीज़ है। तो ये मतलब है कोई इस सेंस में ये कोई ट्रेजिडी वगैरह नहीं हुई है, ये बस ज़माने की बात है। 88 साल के थे, और ये जो उनकी बीमारी थी फेफड़ों की, ये तो बहुत सालों का है, लेकिन पोप फ्रांसिस चलता रहा। अभी भी डॉक्टरों ने कहा 2 महीने के लिए आप फुल रेस्ट करें। देखिए वो कह रहे नहीं, ईस्टर की भी आ रही है, मैंने भी कोई पैगाम देना है, वो चलता गया, आखिरकार बना ने अपना काम कर दिया। तो इस सेंस में मैं कह रहा हूँ ये कोई ऐसे नहीं, कोई ट्रेजिडी नहीं है। अब जो चर्च का प्रोसीजर के मुताबिक नया पोप को हमने चुनना है, तो उनके मतलब जब ये सारे रसूमात हो जाएंगे दफनाने का, उसके बाद जो तमाम दुनिया के कार्डिनल्स हैं, कार्डिनल साहिबान,
तकरीबन 135 हैं इस वक्त। वही पोप नए पोप को चुनेंगे, तो वो इनके ये सारे जिस मैंने कहा ये रस्मात हो जाएंगे शायद अगले हफ्ते तक। अब तक डेट नहीं दिया उन्होंने हम मतलब है मैं भी कार्डिनल हूँ तो मुझे भी रोम जाना पड़ेगा और फिर हम वोट डालेंगे किसको इन 135 में से हम पोप बनने के लिए वोट डालेंगे। ये प्रोसीजर है। थैंक यू। अल्लाह करे आप भी उम्मीदवार बने।